हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम आप लोगों के साइंस ग्रुप, जिसे हम लोग विज्ञान वर्ग भी कहते हैं, उसके टॉप 50 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइंस में आपका केमिस्ट्री और बायो से ज़्यादा आता है। इसकी पीडीएफ विद आंसर की हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप में से जिन्होंने भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना पड़ेगा। बिकॉज हमारी जो भी अपकमिंग जो भी सेशंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स होंगे, उन सब की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको उसी पेड ग्रुप में मिलेगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग हमारे साथ क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहिएगा एंड लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। हम उसे देख के आपको रिव्यू ज़रूर करेंगे। सो स्कोर लिखना मत भूलिएगा लास्ट में क्लास के। और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। ये टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। अभी तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है ही, लेकिन साथ में एग्ज़ाम से थोड़ा पहले भी आप लोग इससे क्विक रिवीजन करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप जब वहाँ एग्ज़ाम देंगे तो आप खुद लगेगा कि हाँ, ये हमने पढ़ा था क्लास में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब जैसे कि ये पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला है अधातु जो कक्ष तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जो अधातु कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है वो है ब्रोमीन। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रोमीन कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप लोग करिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो इनमें से जो तत्व नहीं है वो है सिलिका। अगला हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो सीएनजी का मुख्य घटक नहीं है वो है हमारा मीथेन। ठीक है, सीएनजी को हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, और ये नेचुरल फॉर्म से पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस को जब ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वो लिक्विड बन जाता है। इन गैसेस को हम व्हीकल्स में यूज़ करने के लिए 200 से 250 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाव डालते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में बना रहे। ठीक है, तो सीएनजी हमारा क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित एक हरित गृह गैस नहीं है। बताइए कौन सी है वो। तो वो है हमारी नाइट्रोजन गैस। निम्नलिखित में हरित गैस हमारी कौन सी नहीं है, वो है नाइट्रोजन गैस। आप लोग साथ में आंसर देते रहिए और लास्ट में स्कोर अपना ज़रूर लिखिएगा। क्लास के एंड में कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बांध में इकट्ठा किए गए जल में डैश होती है। बताइए क्या। तो जो बांध में इकट्ठा किए गए जल होते हैं उनमें होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा 6 क्या कह रहा है, सोनार में हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं। सोनार में हम लोग पराध्वनिक तरंगे इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संजय गांधी वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग। तो वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि। बताइए क्यों ऐसा होता है। तो क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कलर लाल होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के फैलने की वजह से। क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से सनसेट और सनराइज की रेज एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करती है। कैसे होता है, देखिए ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ हमारा ये हमारा अर्थ है, और मान लीजिए यहाँ कोई एक पर्सन खड़ा है। सनसेट के टाइम सूर्य यहाँ होता है, सनराइज़ के टाइम यहाँ, और दिन में यहाँ होता है। तो ये देखिए, ये ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है सनसेट और सनराइज़ के वक्त एज़ कंपैरिजन टू डे। ठीक है, तो क्या होता है, जिनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है
उनकी स्कैटरिंग, उनका बिखराव सबसे कम होता है। तो ये हम लोग एक फॉर्मूले से कहते हैं, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य। और हम लोग जानते हैं कि ये कितने कलर्स आते हैं? विबग्योर 7 कलर्स। जैसे जैसे हम रेड की तरफ बढ़ते हैं हमारा वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेड का, लाल कलर का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है तो वो सबसे कम फैलेगी, और वॉयलेट का सबसे, यानी कि नीले कलर का सबसे कम तरंगदैर्घ्य है तो वो सबसे ज़्यादा फैलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है, ये भी सही है, और नीले रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु को चुंबकीय विभाजन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो वो है हमारा क्रोमियम। क्रोमियम को हम लोग धातु को चुंबकीय विभाजन द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक कण X में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन है। इस कण के होने की सबसे अधिक संभावना है। कह रहा है कि एक कोई कण है, उसमें 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताना है हमें कि वो कैसा हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिव या निगेटिव। बताइए, आप लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी इसका। तो देखिए यहाँ पे साफ कह रहा है 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और 18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 7 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन के 7 प्लस को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होगा? एक ऋण आयन बच रहा है। तो यहाँ पे जो अधिक होने की संभावना है वो क्या है? ऋण आयन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? बताइए आप लोग। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिनको दोबारा हम उसकी सेम पोजीशन पे ना ला सके, उसकी अवस्था बदल जाए। तो लकड़ी का सड़ना, लकड़ी सड़ने के बाद हम उसे वापस से सही नहीं कर सकते, उसकी अवस्था बदल गई, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, जलने के बाद भी हम उसे वापस लकड़ी नहीं बना सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लकड़ी का काटना। तो लकड़ी काट भी देंगे तब भी वो लकड़ी ही रहेगी, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और लकड़ी में कील ठोकना, तो इसमें भी कोई लकड़ी में फर्क नहीं आएगा, तो ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट 12 क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोधक की इकाई है। ये हमने क्लास में पढ़ाया था। बताइए विद्युत प्रतिरोधक की इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत प्रतिरोधक की इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट 13 क्या कह रहा है? आपको AgNO3 का एक विलयन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन AgNO3 से Ag को विस्थापित नहीं कर सकता है? बताइए। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सोना चांदी की तुलना में कम एक्टिव होता है, इसलिए कम एक्टिव होने की वजह से AgNO3 सॉल्यूशन से Ag विस्थापित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए, ये हमने क्लास में पढ़ाया था। चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था, किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 15, पीतल एक मिश्र धातु है, तो बताइए पीतल किस किस धातु से मिलकर एक मिश्र धातु बना है? इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो पीतल जो है वो Zn और Cu के मिश्र धातु से मिलकर बना है। Zn इसमें होता है 60% और Cu होता है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व को रखा जाएगा। बताइए कहाँ रखा जाएगा? तो इसे रखा जाएगा पहली सारणी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, पहली सारणी में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो ये बराबर होगा। बताइए। यानी कि कह रहा है कि किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर केल्विन में इतना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। ये हमने फिजिक्स की क्लास में और इवन केमिस्ट्री में भी बताया था कि कैसे ये होता है। इसको हमने एक
इक्वेशन के थ्रू, समीकरण के थ्रू बताया था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो सॉल्व करके जल्दी जल्दी बताइए केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे। तो देखिए इसका हमने फॉर्मूला बताया था K = T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ केल्विन की वैल्यू दे दी है 268, डिग्री सेंटीग्रेड ही हमसे पूछ रहा है प्लस 273। तो इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, तो T डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 268 माइनस 273। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर किसी वस्तु का तापमान केल्विन में 268 है तो डिग्री सेंटीग्रेड में -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा -5 डिग्री सेंटीग्रेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो जो मिश्रण नहीं है वो है अल्कोहल। अल्कोहल मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट, आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए इन्हें प्लास्टिक बैग में निम्नलिखित में के वातावरण में रखा जाता है। बताइए किसके वातावरण में रखा जाता है, नाइट्रोजन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इसका पीएच होने की संभावना है। तो उसके पीएच होने की संभावना होगी हमारी 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, गुण जो अम्लों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। बताइए कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, वे साबुन की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है। तो क्या है, गुण जो अम्लों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, कौन से वो है साबुन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लचीला एवं तार खींचने योग्य है, ये उत्तम वर्णन है। बताइए इसका ऑप्शन की कौन सा सही है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, धातु का। धातुएं जो हमारी होती है वो होती है आघातवर्धिनी मतलब मैलेबल, और वन्य होती है मतलब डक्टाइल होती हैं। ठीक है। इसलिए ये लचीला और खींचने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए, ये बहुत इजी है। मनुष्य की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ पर बनाती है बताइए। ये सब आप लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ा होगा। तो वो बनाती है रेटिना पर। यानी कि हमारी जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, कुछ भी अपने आस पास दूर जहाँ भी देखते हैं, उन सब की इमेज जब हमारे रेटिना पे बनती तभी हम उसे देख पाते हैं। और अगर किसी की इमेज रेटिना के आगे या पीछे बनती है, इसका मतलब होता है कि उसकी आँख खराब है, तब वहाँ पे उसे चश्मे की नीड पड़ती है। नेक्स्ट 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है हमारा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर इन ग्रहों की कक्षा के बीच चक्कर लगाते हैं। बताइए कौन कौन से ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं। तो वो है हमारा बृहस्पति एवं मंगल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें केंद्रक नहीं होता है। तो बताइए किसमें नहीं होता है, आरबीसी में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिए, लास्ट में स्कोर ज़रूर एंड में अपना लिखिएगा कितने कितने स्कोर आप लोगों ने एक्वायर किए हैं। ठीक है। और जो भी यहाँ पे पेड स्टूडेंट्स हैं वो परेशान नहीं हो, उनको पीडीएफ उनके पेड ग्रुप में मिल जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के प्रकार का उपयोग जल को इसके तत्वों में अपघटन हेतु किया जा सकता है। बताइए कौन सा है। तो वो है हमारा विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है मधुमक्खी के डंक का उपचार किया जा सकता है। बताइए किससे किया जा सकता है मधुमक्खी के डंक का उपचार। तो वो किया जा सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, तत्व जिसकी पौधों को सर्वाधिक मात्रा में जरूरत होती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जिसकी पौधों को सर्वाधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, ये हमने क्लास में पढ़ाया था बायो के क्लास में, इसलिए आंसर कीजिए इसका। तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट 30, जेट वायुयानों के इंजन में इस्तेमाल होने वाला विमानन ईंधन है, कौन सा है बताइए। तो वो है केरोसिन। केरोसिन ईंधन का यूज़ करते हैं हम लोग जेट वायुयानों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सबसे कम सक्रिय धातु कौन है बताइए। तो वो है चांदी।
नेक्स्ट, एक मोमबत्ती की लौ की सबसे बाहरी परत होती है, कैसी होती है बताइए? तो वो होती है हमारी सबसे गर्म हिस्सा। आप देख सकते होंगे जब घर में कैंडल जलाते हैं तो कैंडल को टच करने पे आफ्टर सम टाइम वो गर्म हो जाती है, इसलिए उसका बाहरी जो परत होती है वो सबसे गर्म हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका के बीच मुख्य अंतर है, किसका है बताइए? तो वो होता है पोषण का। पादप कोशिका मतलब प्लांट वाले जो है वो स्वयं पोषी होते हैं, जबकि जंतु कोशिका परपोषी होते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस द्वारा वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। दूसरी ओर जंतु कोशिका अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों के बीच का जो मेन अंतर है वो है पोषण का। नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है, अधिक खाने के कारण होने वाली अपच के उपचार हेतु निम्नलिखित प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। बताइए, हमने क्लास में कराया था, बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। हमने बताया था एंटासिड मेडिसिन हम लोग लेते हैं अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच प्रॉब्लम। नेक्स्ट 35, पदार्थ का एक उदाहरण है जिसे तरल कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए आप लोग। तो वो है हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जल में भार के आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, बताइए कितना होता है? तो वो होता है 16:2 या फिर 8:1। तो यहाँ पे 8:1 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर कीजिए आप लोग। हमारे अमाशय में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला अम्ल है, कौन सा है वो? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। नेक्स्ट 38, एडीज मच्छर द्वारा फैलाई जाने वाली डेंगू बीमारी का कारण है, कौन सा है? ये हमने बायो की फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारी जो एडीज बीमारी होती है, डेंगू बीमारी एडीज मच्छर द्वारा, वो किससे होती है? वो होती है विषाणु से, वायरस से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट 39, 100 वॉट के विद्युत बल्ब द्वारा 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है? तो बताइए, इसको सॉल्व करके जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 वॉट का एक बल्ब है, उससे कितनी ऊर्जा को हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं। तो याद रखिए कि ऊर्जा और कार्य दो अलग चीज़ नहीं है। हमारे पास एनर्जी होगी तो ही हम काम करेंगे, एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। इसलिए एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें वर्क निकालना है, क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू दे दी है 100 वॉट, टाइम की दे दी है कितनी? 100 वॉट के विद्युत बल्ब 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 6000 जूल। यानी कि 100 वॉट के विद्युत बल्ब को 1 मिनट में कितनी ऊर्जा देना होता है? 6000 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी 6000 जूल हमारा सही है। आप देख रहे होंगे 1 से लेके 40 तक में अभी हम लोगों ने देखा है कि केमिस्ट्री और बायो के ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए बहुत फोकस उस पर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? बताइए कौन सा है वो? तो वो है हमारा पीतल। पीतल जो है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट 41, आयोडीन निम्नलिखित में से किस एक हार्मोन के संश्लेषण द्वारा आवश्यक है? ये हार्मोन है, बताइए कौन सा? तो वो होता है थायरॉक्सिन। तो आयोडीन आयोडीन क्या है? आयोडीन में से एक हार्मोन के संश्लेषण द्वारा आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन नहीं है? बताइए। तो वो है शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम हमारा इमल्सन नहीं होता है। नेक्स्ट 43, पृथ्वी पर दिन लगभग 4 मिनट लंबा होता है क्योंकि? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का वायुमंडल है। पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के कारण दिन लगभग 4 मिनट लंबा होता है। नेक्स्ट 44 का आंसर कीजिए कि फिश लिवर ऑयल में अधिक मात्रा में होता है। ये हमने क्लास में पढ़ाया था, इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो वो है हमारा विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 हमारा सही है। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 10⁻⁻⁹ मिलीमीटर है, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 चेक करते हैं।
तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻² सेंटीमीटर। तो अगर अब हमें नैनोमीटर को सेंटीमीटर में लिखना होगा तो -9 में 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर्स को जोड़ देते हैं। -9 + 2 कितना हो गया? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर कीजिए आप लोग। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, कौन से होते हैं बताइए? तो वो होते हैं धातु या अधातु। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? बताइए ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है इसमें? तो वो है हमारी किलोवाट। ठीक है। नेक्स्ट 48, मानव निर्मित रेशा रेयॉन रासायनिक रूप से समान है। बताइए, ये हमने क्लास में केमिस्ट्री के लेक्चर में कवर किया था। बताइए इनमें से कौन सा है वो? तो वो है कपास। नेक्स्ट 49, चांदी की बनी हुई वस्तुएं हवा के साथ लंबे समय बाद काली पड़ने लगती हैं। ऐसा इसकी निम्नलिखित की एक परत बनने के कारण होती है। बताइए कौन सा है वो? तो वो है हमारा सल्फाइड। चांदी की वस्तुओं की सतह पर सिल्वर सल्फाइड की परत जमा हो जाने के कारण से वे काली दिखाई देती हैं। अगला हमारा क्या है? 50, दूध द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो बताइए कौन सा है? तो दूध में हमने ये क्लास में लेक्चर में कवर किया था कि आयरन नहीं होता है। ठीक है, दूध आयरन का स्रोत नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सब लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए कि आपने कितने कितने आंसर सही किए, और हम उसे देख करके रिव्यू करेंगे आप लोगों को जल्द से जल्द। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे पूछ सकते हैं। थैंक यू।